जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी कार्यालय प्राचार्य का एग्जाम देने वाले हैं तो आज से आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या फिर सारनाथ? तो आपको बताना है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन यानी कि वाराणसी का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 24 तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो सही उत्तर होगा महावीर। कौन? तो महावीर जो थे ये अंतिम तीर्थंकर थे, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? महान आत्मा, विजेता, भगवान या फिर अहिंसक? तो आप सभी को पता है जिन का जो अर्थ है यहां पर ये विजेता होगा। क्या होगा? तो विजेता होगा, याद रखेंगे। जो राइट आंसर होगा विजेता हो जाएगा। अगला है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लौकिक सिद्धांत क्या है? वैराग्य, कर्म, निष्ठा या फिर अहिंसा? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लौकिक सिद्धांत क्या है? याद रखेंगे, जो राइट आंसर होगा अहिंसा हो जाएगा। क्या? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लौकिक सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा होगा। निम्नलिखित में से बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती या फिर राजगीर? तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका होगा वैशाली। निम्नलिखित में से किन बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? तो वैशाली यहां पर राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। छठवां प्रश्न है, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लैक पर्वत या फिर वलित पर्वत? तो हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लैक पर्वत या फिर वलित पर्वत? तो आपको बताना है कि हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वलित पर्वत है। क्या है? तो वलित पर्वत राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी जयंतिया पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, सलांग चोटी, मिकिर पहाड़ियां? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है क्या? तो शिलांग हो जाएगा। क्या? तो शिलांग चोटी की बात करेंगे तो ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत या फिर माउंट एवरेस्ट? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची जो चोटी है ये केटू है। क्या है? तो केटू है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8200 मीटर, 8848 मीटर, 9000 मीटर, 9500 मीटर? तो बताना है आपको कि हिमालय के सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है 8848 मीटर हो जाएगा। कितना? तो 8848 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा या फिर पंचमढ़ी? तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर होगा। क्या होगा? तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। 11 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी, सुजाता वी मनोहर, रूमा पाल? इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला
न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सही उत्तर होगा फातिमा बीबी। कौन? तो एम फातिमा बीबी राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 58 वर्ष? तो निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 58 वर्ष? तो याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जो सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष होगा। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो 65 वर्ष। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, देवीलाल, वीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी? तो निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीपी सिंह होगा। बाकी मोरारजी देसाई, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी ये सभी भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, लेकिन बीपी सिंह नहीं होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका या फिर विधानसभा? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? याद रखेंगे, तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका की बात करेंगे तो ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके? तो विधानमंडल के। 15 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो बताना है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? याद रखेंगे, जो सही उत्तर होगा ये राज्यपाल हो जाएगा। क्या होगा? तो राज्यपाल राइट आंसर होगा। अगला है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 साल, 35 साल, 21 साल या फिर 20 साल? तो लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्रदान करने के लिए जो आयु सीमा है ये 25 साल है। अगर आपसे राज्यसभा पूछ लिया जाए तो राज्यसभा कितना होगा? तो राज्यसभा 30 वर्ष होगा, याद रखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु पूछा जाए तो 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होगी। राज्यसभा याद रखेंगे 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 और राज्यपाल 35। आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अभी आपको हमने बताया है पिछले प्रश्न में ही, तो आप गलत तो करेंगे नहीं। 21, 25, 30 या फिर 35। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये कितनी है? तो 30 वर्ष। लोकसभा का अभी बताया कि 25 वर्ष। अगला है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। याद रखेंगे, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 1 करोड़? तो संसद निधि की जो वर्तमान राशि है ये कितनी है? तो 5 करोड़ है। कितनी? तो संसद निधि की वर्तमान राशि है 5 करोड़, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या फिर थानेश्वर? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन जो था ये थानेश्वर का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। याद रखेंगे, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर का शासक था। कादंबरी के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या फिर बाणभट्ट? तो कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। कौन? तो कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट, याद रखना है। अगला है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या फिर संस्कृत साहित्य? तो कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो संगम साहित्य के रूप में तमिल साहित्य प्रसिद्ध है। कौन सा? तो कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो तमिल साहित्य होगा। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव, सातवाहन, राष्ट्रकूट या फिर मौर्य? तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो ये राष्ट्रकूट ने कराया था।
एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। किसने? तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर चलो का जो नारा दिया था किसने? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था किसने? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने? तो दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। अगला है, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या फिर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? याद रखेंगे कौन? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन? तो मोतीलाल नेहरू थे। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, बैंकिंग और बीमा, वृक्षारोपण और खान। तो जो सबसे महत्वपूर्ण होगा ये होगा रेलवे। निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है तो रेलवे। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। किसके कार्यकाल में? याद रखेंगे डलहौजी के कार्यकाल में। किसके? तो डलहौजी के कार्यकाल में। अगला है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंग, रिचर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन। तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया था? 1938, 1939, 1941 या फिर 40 में। तो कब दिया था? तो 1900 कब? तो 39 में। कब? तो 1939 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943, दिसंबर 1943। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? याद रखेंगे कब? तो अक्टूबर 1943 को। कब? तो अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो अक्टूबर 1943 में। 30 नंबर प्रश्न है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर एशिया आए थे? रास बिहारी बोस, बारेंद्र कुमार घोष, शरत चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास। तो किसके निमंत्रण पर आए थे? तो रास बिहारी बोस के। किसके? तो रास बिहारी बोस। दोस्तों 30 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आप में से जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके ही जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।